नोआम चॉम्स्की का जन्म 7 दिसंबर 1928 को फिलाडेल्फिया यूएसए में एक जेविश इंटेलेक्चुअल फैमिली में हुआ। उनके पिता विलियम चॉम्स्की एक हिब्रू स्कॉलर थे जो मिडिवल लैंग्वेज और ग्रामर के एक्सपर्ट माने जाते थे। उनकी माँ एल्सी चॉम्स्की एक सोशल एक्टिविस्ट थी। घर का इन्वायरमेंट एकेडमिक और पॉलिटिकली अवेयर था। चॉम्स्की के पेरेंट्स ने उन्हें इंडिपेंडेंट सोचने और सीखने के लिए इंस्पायर किया। उनका घर बुक्स और डिस्कशन से भरा रहता था। उन्होंने अपनी फैमिली के थ्रू कल्चरल आइडेंटिटी और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के बीच बैलेंस सीखा। विलियम चॉम्स्की के लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ने उनकी शुरुआती क्यूरियोसिटी को शेप किया। एल्सी के एक्टिविज्म से उन्हें सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के प्रति सेंसिटिविटी मिली। फिलाडेल्फिया एक मल्टीकल्चरल और पॉलिटिकली एक्टिव इन्वायरमेंट का भी उनके ऊपर असर पड़ा। उन्होंने चाइल्डहुड में ही इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज देखे। ये ऑब्जर्वेशंस उनके लेटर पॉलिटिकल थॉट्स के फाउंडेशन बने। एक जीविश कम्युनिटी के हिस्सा होने के कारण उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को डीपली समझा। नोआम चॉम्स्की ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में लिंग्विस्टिक स्टडीज के लिए एडमिशन लिया। यहाँ उनका रुझान लिंग्विस्टिक थियरीज और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ा। ट्रेडिशनल एजुकेशन से बोर होने के बावजूद उन्होंने सेल्फ स्टडी और इंडिपेंडेंट रिसर्च का रुख अपनाया। ये अप्रोच उनके कैरियर के कोर प्रिंसिपल्स में दिखाई देता है। यूनिवर्सिटी में उन्हें जेलिग हैरिस के मेंटरशिप का मौका मिला। हैरिस एक रिनाउंड लिंग्विस्टिक थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स और पॉलिटिकल फिलॉसफी में काम किया था। हैरिस के थ्रू उन्होंने लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स के बीच का संबंध समझा। ये मेंटरशिप उनकी लिंग्विस्टिक थियरीज और पॉलिटिकल आइडियाज के डेवलपमेंट का एक टर्निंग पॉइंट बनी। चॉम्स्की का एकेडमिक फोकस लैंग्वेज के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर था। उन्होंने लैंग्वेज को एक मैथमेटिकल और कॉग्निटिव सिस्टम के रूप में देखना शुरू किया। इस वक्त उनका इंटरेस्ट रैशनलिज्म और फिलॉसफी के क्लासिकल टेक्स्ट में भी बढ़ा। ये सब चीजें उनके रिसर्च का फाउंडेशन बनी। हैरिस के अलावा चॉम्स्की का एक्सपोजर फिलाडेल्फिया के एक्टिव पॉलिटिकल कल्चर से भी हुआ। यहाँ उन्होंने एनार्किज्म और सोशलिज्म जैसे आइडियाज एक्सप्लोर किए। ये इन्फ्लुएंसेस उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का बेस बन गए। नोआम चॉम्स्की के थॉट प्रोसेस पर रैशनलिस्ट फिलॉसफी और एनार्किज्म का डीप इम्पैक्ट रहा। रैशनलिस्ट फिलॉसफी कहती है कि नॉलेज का ओरिजिन ह्यूमन रीजनिंग में है। चॉम्स्की ने रैशनलिस्ट फिलोसफर्स जैसे डेकार्ट और स्पिनोजा के आइडियाज को अपने लिंग्विस्टिक और कॉग्निटिव थियरीज में इंटीग्रेट किया। चॉम्स्की का बिलीफ था कि ह्यूमन माइंड एक इन्नेट स्ट्रक्चर के थ्रू काम करता है। ये आइडिया रैशनलिस्ट थॉट के कोर से आता है। इसने उन्हें यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए इंस्पायर किया। रैशनलिज्म के अलावा उन्होंने एम्पिरिकल मेथड्स को भी समझा, लेकिन उनका फोकस थियरी बिल्डिंग और लॉजिकल एनालिसिस पर ज्यादा रहा। पॉलिटिकल थॉट में उन्होंने एनार्किज्म और मार्क्सिज्म से इंस्पिरेशन ली। एनार्किज्म का बिलीफ है कि सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम्स नेचुरल ह्यूमन फ्रीडम के अगेंस्ट काम करती हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादा इथिकल और फंक्शनल होती है। उनके पॉलिटिकल राइटिंग्स में ये इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है। मार्क्सिज्म से उन्होंने इनइक्वालिटी और पावर डायनेमिक्स को समझने का नजरिया अडॉप्ट किया, लेकिन चॉम्स्की ने मार्क्सिस्ट डॉगमास को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव एक्शंस के बीच क्या बैलेंस बनाया। उनका इंटेलेक्चुअल थॉट एक ब्लेंड था, क्लासिकल फिलॉसफी, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स और पॉलिटिकल क्रिटिक का। ये इन्फ्लुएंसेस उनके पूरे कैरियर में दिखाई देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के डेज में चॉम्स्की ने ट्रेडिशनल ग्रामर सिस्टम से डिससेटिस्फैक्शन फील की। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स जो उस वक्त डोमिनेंट थे, सिर्फ सरफेस लेवल पैटर्न्स को समझने तक लिमिटेड थे।
चॉम्स्की का बिलीफ था कि लैंग्वेज का रियल एसेंस उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर में छुपा है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स को चैलेंज करते हुए उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू किया। इस थियरी का बेस ये था कि ह्यूमन लैंग्वेज एक इन्नेट सिस्टम है जो यूनिवर्सल रूल्स पर काम करता है। उन्होंने समझाया कि हर लैंग्वेज में कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं जो माइंड के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। उनका रिसर्च फोकस लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी पर था। उन्होंने पूछा कि कैसे एक इंसान अनंत सेंटेंसेस बना सकता है लिमिटेड वोकैबुलरी और ग्रामर रूल्स के थ्रू। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर का फ्रेमवर्क प्रपोज किया। चॉम्स्की के थियरीज ने लिंग्विस्टिक्स को एक साइंटिफिक और कॉग्निटिव साइंस डिसिप्लिन के रूप में एस्टेब्लिश किया। उनका अप्रोच थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल एविडेंस का बैलेंस बनाता है। ये ट्रांजिशन उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट था, जिसमें उन्होंने एक नई लिंग्विस्टिक पैराडाइम को डिफाइन किया। अगर मेजर कंट्रीब्यूशंस टू लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो पहला आता है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर एंड सिंटैक्स। नॉम चॉम्स्की का सबसे बड़ा योगदान उनकी ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर थियरी है। ये थियरी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझने का एक नया तरीका प्रपोज करती है। इससे पहले लिंग्विस्टिक्स सरफेस लेवल पैटर्न्स और डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क्स तक लिमिटेड था। चॉम्स्की ने ये दिखाया कि लैंग्वेज का असली एसेंस उसके डीप स्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स में होता है। चॉम्स्की कहते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर एक डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। सरफेस स्ट्रक्चर वो है जो हम बोलते और सुनते हैं। डीप स्ट्रक्चर एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जो उस सेंटेंस के मीनिंग और सिंटैक्स के रूल्स को डिफाइन करता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक सेंटेंस का सरफेस स्ट्रक्चर कैसे डीप स्ट्रक्चर से डिराइव होता है। ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के जरिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज ईटिंग द एप्पल एक डीप स्ट्रक्चर है और ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव रूल लगाया जाता है तो सरफेस स्ट्रक्चर बन जाता है द एप्पल इज बीइंग ईटन बाय द बॉय। ये ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स यूनिवर्सल हैं और हर लैंग्वेज में कुछ न कुछ रूप में मिलते हैं। चॉम्स्की का आर्गुमेंट था कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स इन्नेट हैं, मतलब हर इंसान के माइंड में एक प्री प्रोग्राम्ड एबिलिटी होती है जो लैंग्वेज के रूल्स को समझ सकती है। उनका क्लेम था कि ये एबिलिटी इवोल्यूशनरी है जो सिर्फ ह्यूमन से मिलती है। चॉम्स्की का यूनिवर्सल ग्रामर कॉन्सेप्ट लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग में एक रिवॉल्यूशन था। उन्होंने कहा कि हर लैंग्वेज के पीछे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हर ह्यूमन के माइंड में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब है कि दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर में कुछ शेयर्ड पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। ये थियरी एक्सप्लेन करती है कि एक बच्चा अपने नेटिव लैंग्वेज इतनी आसानी से कैसे सीखता है। चॉम्स्की कहते हैं कि ये प्रोसेस सिर्फ एक्सपोजर से नहीं होता। बच्चों के पास एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलईडी होता है। ये एलईडी उन्हें ग्रामेटिकल रूल्स को समझने और अप्लाई करने की इनेट एबिलिटी देता है। यूनिवर्सल ग्रामर का एक सिंपल एग्जांपल सिंटैक्स में देखा जा सकता है। सारी लैंग्वेजेस में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑर्डर इंग्लिश और हिंदी में है, शी ईट्स एन एप्पल। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर जापानीज और कोरियन में मिलते हैं। इन दोनों सिस्टम्स के बीच का डिफरेंस कल्चरल और रीजनल है, लेकिन ग्रामर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। चॉम्स्की के थियरीज ने यह प्रूफ किया कि लैंग्वेज के अलग होने के बावजूद उनका बेस एक ही है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर सिर्फ एक लिंग्विस्टिक थ्योरी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक अप्रोच थी। इसने लैंग्वेज को एक कॉग्निटिव प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया। चॉम्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। ये ह्यूमन माइंड के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का एक पार्ट है।
इस थियरी का एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखा गया। मशीन्स में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए चॉम्स्की के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, सर्च इंजन्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स में सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स का एप्लीकेशन होता है। यह अप्रोच लिंग्विस्टिक्स को साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और फिलोसफी के साथ ही इंटीग्रेट करता है। चॉम्स्की का काम थ्योरेटिकल और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के बीच एक ब्रिज बनाता है। नॉम चॉम्स्की का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये समझना है कि लैंग्वेज एक यूनिक ह्यूमन एबिलिटी है। उन्होंने ये थियरी प्रपोज की कि हर इंसान के पास एक इनेट कैपेसिटी होती है जो लैंग्वेज को समझने और सीखने में मदद करती है। इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। चॉम्स्की कहते हैं कि दुनिया की हर लैंग्वेज के पीछे कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। चाहे एक इंसान इंग्लिश बोले, हिंदी या जापानीज, उनका ब्रेन एक ही तरीके से लैंग्वेज के रूल्स को प्रोसेस करता है। ये प्रिंसिपल्स इननेट है, मतलब हम इस कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं। उन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन उठाया, एक बच्चा जो इतने छोटी एज में लिमिटेड इनपुट के बावजूद अपनी नेटिव लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलना सीख जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? बिहेवियरिस्ट का आर्गुमेंट था कि लैंग्वेज एक हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस है जो मिमिक्री और रेपिटेशन से होती है। चॉम्स्की ने इस अप्रोच को रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि लैंग्वेज एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो सिर्फ मिमिक्री तक सीमित नहीं है। नॉम चॉम्स्की का कॉग्निटिव साइंस में योगदान उनके लिंग्विस्टिक थियरी के बियॉन्ड जाता है। उनका यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो माइंड और ब्रेन के फंक्शंस को समझने में मदद करता है। उन्होंने कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का एक मेजर पार्ट बनाया। 20th सेंचुरी के शुरुआत में बिहेवियरिज्म डोमिनेंट था। बिहेवियरिस्ट कहते थे कि ह्यूमन माइंड एक ब्लैंक स्लेट यानी टेबुला रसा होता है जो एनवायरनमेंट और कंडीशनिंग के थ्रू शेप होता है। चॉम्स्की ने इस आइडिया को चैलेंज किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि माइंड एक मॉड्यूलर सिस्टम है, मतलब ह्यूमन ब्रेन के पास स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए डेडिकेटेड होते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म का होना जरूरी है। इस आइडिया को आज के कॉग्निटिव साइंस और न्यूरो साइंस के फ्रेमवर्क्स में एक्सेप्ट किया जाता है। चॉम्स्की के थियरीज का एक बड़ा इम्पैक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन पर हुआ। बच्चों के लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को उन्होंने पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस आर्गुमेंट के थ्रू समझाया। उनका कहना था कि एक बच्चे का पास जो लिंग्विस्टिक इनपुट अवेलेबल होते हैं वो अपनी कंप्लीट लैंग्वेज एबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बच्चा जो कुछ सीखता है वो उसके ब्रेन के इनेट स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल होता है। कॉग्निटिव साइंस में चॉम्स्की का एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका फोकस है कि लैंग्वेज एक कंप्यूटेशनल सिस्टम है, मतलब लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। उनका काम न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी के रिसर्चर्स के लिए भी एक ब्लूप्रिंट बन गया। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन के बीच के रिलेशनशिप उन्होंने समझाया जिसमें ब्रेन का एक एक्टिव रोल होता है। मॉडर्न एमआरआई और एफएमआरआई स्टडीज ने ये वैलिडेट किया कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज जैसे ब्रोकाज और वर्निकीज रीजन में होता है। नोआम चॉम्स्की का बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट क्रिटिक उनका सबसे इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन में से एक है। बिहेवियरिज्म कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर इन्वायरमेंट के स्टिमुली और रिस्पॉन्सेस का एक आउटकम है। लैंग्वेज को भी बिहेवियरिस्ट एक हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस मानते थे। बीएफ स्किनर जो बिहेवियरिज्म के लीडिंग थियरिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक वर्बल बिहेवियर में ये क्लेम किया कि लैंग्वेज एक कंडीशनड रिस्पॉन्स है। चॉम्स्की ने स्किनर के आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि लैंग्वेज सिर्फ इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट का रिजल्ट नहीं हो सकता। बच्चे नए और यूनिक सेंटेंसेस बनाते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने होते।
अगर लैंग्वेज सिर्फ मिमिक्री होती तो ये क्रिएटिव एबिलिटी इम्पॉसिबल होती। नोआम चॉम्स्की का पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक मेजर फोकस मीडिया और प्रोपेगेंडा पर रहा। उन्होंने समझाया कि कैसे मीडिया पावरफुल एंटिटीज के कंट्रोल का एक टूल बन जाता है। उनकी किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जो उन्होंने एडवर्ड एस हरमन के साथ लिखी, मीडिया के डायनेमिक्स को समझने का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट 1988 में पब्लिश हुई। ये किताब दिखाती है कि मीडिया का असली रोल इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करना है। चॉम्स्की और हरमन ने मीडिया के बिहेवियर को समझने के लिए प्रोपेगेंडा मॉडल प्रपोज किया। इस मॉडल के जरिए उन्होंने बताया कि मीडिया इंस्टीट्यूशंस कैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर्स के अंडर काम करते हैं। प्रोपेगेंडा मॉडल के मुताबिक मीडिया का पर्पस पब्लिक ओपिनियन को शेप करना होता है। ये शेपिंग रूलिंग एलीट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। चॉम्स्की और हरमन कहते हैं कि मीडिया का कंटेंट फिल्टर्स के थ्रू पास होता है, जो ट्रूथ को डिस्टॉर्ट करता है। ये फिल्टर कौन से हैं? चॉम्स्की ने 5 मेजर फिल्टर्स आइडेंटिफाई किए। पहला ओनरशिप, दूसरा एडवर्टाइजिंग, तीसरा सोर्सेस, चौथा फ्लैग और पांचवा एंटी आइडियोलॉजी। ओनरशिप यानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बड़े कॉरपोरेशंस के अंडर होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट होता है। एडवर्टाइजर्स मीडिया का रिवेन्यू सोर्स होते हैं, इसलिए उनकी प्रेफरेंसेस कंटेंट को इन्फ्लुएंस करती है। मीडिया प्राइमरली गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सोर्सेस पर डिपेंड करता है, जो बायस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्रिटिसिज्म और प्रेशर टैक्टिक्स मीडिया आउटलेट्स को रूलिंग पावर्स के अगेंस्ट कंटेंट पब्लिश करने से रोकते हैं, खासकर कम्युनिज्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जो मीडिया नैरेटिव्स को डोमिनेट करता है। इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव ये दिखाना था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पब्लिक डिस्कोर्सेस को कैसे कंट्रोल करता है और डिसेंटिंग वॉइसेस को सप्रेस करता है। चॉम्स्की कहते हैं कि मीडिया सिर्फ एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल टूल है जो स्टेटस क्वो को मेंटेन करता है। मीडिया डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है, लेकिन चॉम्स्की आर्ग्यू करते हैं कि मीडिया का स्ट्रक्चर उसके ऑब्जेक्टिविटी को अंडरमाइन करता है। मीडिया का रोल इंफॉर्मेशन देने के बजाय मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना बन जाता है। चॉम्स्की का एग्जाम्पल वियतनाम वॉर और इराक वॉर के मीडिया कवरेज से लिया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे मीडिया ने वॉर के मोटिव्स को जस्टिफाई करने के लिए बायस्ड रिपोर्टिंग की। मीडिया ने अट्रॉसिटीज को मिनिमाइज किया और गवर्नमेंट्स के नैरेटिव को एम्पलीफाई किया। चॉम्स्की का एक और क्रिटिकल पॉइंट है एजेंडा सेटिंग फंक्शन। मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि डिसाइड करता है कि पब्लिक डिस्कोर्स का फोकस किस इशू पर होना चाहिए। ये डिसीजन एलीट्स के इंटरेस्ट के मुताबिक होता है। चॉम्स्की कहते हैं कि ये कंट्रोल सटल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप और फार रीचिंग है। उनका क्रिटिक मीडिया कंज्यूमर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। चॉम्स्की हमें समझाते हैं कि मीडिया कंटेंट को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एनालाइज करना जरूरी है। हर स्टोरी के पीछे के बायसेस और मोटिव्स को समझना पब्लिक एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है। नॉम चॉम्स्की का एक मेजर क्रिटिक स्टेट पावर और कॉरपोरेशंस के बीच के डीप इंटरकनेक्शंस पर रहा है। उनका बिलीफ है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में भी स्टेट और कॉरपोरेट इंटरेस्ट का नेक्सस पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट काम करता है। उन्होंने इसको कॉरपोरेट स्टेट कॉम्प्लेक्स का नाम से एक्सप्लेन किया। चॉम्स्की कहते हैं कि गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस एक शेयर्ड एजेंडा परस्यू करते हैं। ये एजेंडा उन्हें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर कंसोलिडेट करने में मदद करता है। पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनके लिए सेकेंडरी बन जाते हैं। चॉम्स्की का आर्गुमेंट है कि पॉलिसीज का फोकस कॉमन पीपल के ऊपर नहीं, बल्कि एलीट क्लास के प्रॉफिट्स और कंट्रोल पर होता है। उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री और कॉरपोरेट फंडिंग के बीच के लिंक को भी हाईलाइट किया। चॉम्स्की कहते हैं कि वॉर और मिलिट्री इंटरवेंशंस काफी बार इकोनॉमिक मोटिव से ड्रिवन होते हैं,
डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉरपोरेशंस मिलिट्री बजट्स को लॉबी करते हैं। गवर्नमेंट्स उन्हें सपोर्ट करती हैं, चाहे इसका कॉस्ट सिविल पॉपुलेशंस को सफर करना पड़े। एक एग्जाम्पल है इराक वॉर। चॉम्स्की ने दिखाया कि कैसे ऑयल कॉरपोरेशंस और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के इंटरेस्ट इस वॉर के पीछे मेजर ड्राइवर्स थे। वॉर को पब्लिक इंटरेस्ट में जस्टिफाई किया गया, लेकिन असली बेनिफिशियरीज वो कॉरपोरेशंस थे जो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा उठा रहे थे। मीडिया इन कनेक्शंस को पब्लिक के नजर से छुपाने का काम करता है। चॉम्स्की के प्रोपेगेंडा मॉडल के फिल्टर्स जैसे ओनरशिप और एडवर्टाइजिंग इस नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। मीडिया स्टेट और कॉरपोरेशंस के अलायंस को सपोर्ट करता है और डिसेंटिंग वॉइसेस को सप्रेस करता है। चॉम्स्की के पॉलिटिकल क्रिटिक का एक सेंट्रल एस्पेक्ट ग्लोबल इनइक्वालिटीज को समझना है। उनका आर्गुमेंट है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स पावर इम्बैलेंस को परपेचुएट करते हैं। वेल्थ और रिसोर्सेस का कंट्रोल डेवलप्ड नेशंस और कॉरपोरेशंस के पास है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनती हैं। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को भी हाईलाइट किया। ग्लोबलाइजेशन थ्योरेटिकली एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बनाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये रिच नेशंस और कॉरपोरेशंस के इंटरेस्ट को सर्व करता है। पुअर नेशंस के रिसोर्सेस और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन इसका बेनिफिट एलीट पावर्स को मिलता है। चॉम्स्की ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज किया। ये इंस्टीट्यूशंस सपोजिडली ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन इनकी पॉलिसीज अंडर डेवलप्ड नेशंस को डेट ट्रैप में डाल देती हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स डेवलपिंग नेशंस को अपने नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेटाइज करने और सोशल स्पेंडिंग को कट करने पर मजबूर करते हैं। एक और क्रिटिकल पॉइंट है लेबर एक्सप्लॉयटेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस सस्ते लेबर के लिए डेवलपिंग कंट्रीज का यूज करते हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि यह प्रोसेस वर्कर्स के राइट्स और डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। चीप प्रोडक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में कॉरपोरेशंस लोकल कम्युनिटीज की नीड्स और एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते। उन्होंने ग्रास रूट्स मूवमेंट्स और लोकल रेजिस्टेंस के इम्पोर्टेंस को भी जोर दिया। चॉम्स्की कहते हैं कि सिस्टमिक चेंज तभी आएगा जब कॉमन पीपल अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर ऑर्गेनाइज्ड एक्शन लेंगे। नॉम चॉम्स्की के पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक और इम्पॉर्टेंट पिलर एनार्किज्म है, लेकिन उनका एनार्किज्म ट्रेडिशनल एनार्किस्ट मूवमेंट से अलग और नुएंस्ड है। चॉम्स्की एनार्किज्म को एक मोरल और सोशल फिलॉसफी के रूप में देखते हैं, जो इंसान के फ्रीडम और डिग्निटी को प्रायोरिटाइज करता है। उन्होंने एनार्किज्म को डिफाइन करते हुए कहा कि एनार्किज्म एम्स टू चैलेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ अनजस्ट अथॉरिटी। मतलब एनार्किज्म का मेन फोकस सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर्स और ऑपरेसिव सिस्टम्स को डिसमेंटल करना है। चॉम्स्की का मानना है कि सोसाइटी को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहां डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड हो। हर इंडिविजुअल और कम्युनिटी के अपने इश्यूज का समाधान उनके अपने लेवल पर होना चाहिए। चॉम्स्की के एनार्किज्म का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है वर्कर्स कंट्रोल। उनका बिलीफ है कि वर्क प्लेस में डिसीजन का पावर वर्कर्स के हाथ में होना चाहिए, न कि कॉर्पोरेट मैनेजर्स या बोर्ड मेंबर्स के हाथ में। यह आइडिया सिंडिकलिज्म के प्रिंसिपल से इंस्पायर है, जो प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के डेमोक्रेटिक कंट्रोल की बात करता है। चॉम्स्की के पॉलिटिकल राइटिंग्स में वॉर और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्रिटिक प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। उन्होंने कंसिस्टेंटली वॉर को क्रिटिसाइज किया है, स्पेशली वो वॉर्स जो इकोनॉमिक गेन्स के लिए लड़ी जाती हैं। वियतनाम वॉर और इराक वॉर पर उनका क्रिटिक उनकी एंटी वॉर स्टैंस का एग्जाम्पल है। उनका आर्गुमेंट है कि वॉर्स का असली मकसद रिसोर्सेस और जियोपॉलिटिकल पावर्स को कंट्रोल करना होता है। पब्लिक को नेशनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी के नाम पर मिसलीड किया जाता है।
चॉम्स्की कहते हैं कि वॉर सिर्फ कॉरपोरेट प्रॉफिट्स और एलीट इंटरेस्ट को सर्व करती है, जबकि इसका कॉस्ट कॉमन पीपल और सोल्जर्स को चुकाना पड़ता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में उनका एनालिसिस डीप और क्रिटिकल है। वो कहते हैं कि ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अनइक्वल है कि बिलियनियर्स के पास बिलियंस ऑफ पीपल से ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। इस इनइक्वालिटी का रूट कॉज उनके अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम्स और उनके एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। चॉम्स्की का ह्यूमन राइट्स वायोलेशन पर फोकस है कि कैसे स्टेट और कॉरपोरेशंस अपने इंटरेस्ट के लिए वल्नरेबल पॉपुलेशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। उनका काम ये एक्सपोज करता है कि कैसे पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट और वायलेंस को नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉम चॉम्स्की का एकेडमिक डिसिप्लिन पर योगदान उनके मल्टीफेसेटेड कैरियर का एक प्रमुख पहलू है। लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी और मीडिया स्टडीज में उनका काम फाउंडेशनल माना जाता है। चॉम्स्की ने लिंग्विस्टिक्स को एक डिस्क्रिप्टिव साइंस से एक थ्योरेटिकल और कॉग्निटिव डिसिप्लिन में बदल दिया। उनकी यूनिवर्सल ग्रामर थियरी और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर फ्रेमवर्क ने लैंग्वेज के स्टडी का एक नया मॉडल प्रपोज किया। उनका काम हर लैंग्वेज के यूनिवर्सल पैटर्न्स को समझने और लैंग्वेज लर्निंग के इनेट प्रोसेसेस को डिकोड करने के लिए यूज होता है। मॉडर्न कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज पेडागॉगी उनकी थियरीज के बिना अधूरी हैं। चॉम्स्की के काम ने रैशनलिज्म और मॉडर्न फिलॉसफी के बीच एक ब्रिज बनाया। उनका फोकस ह्यूमन कॉग्निशन और लैंग्वेज के इनेट नेचर पर था, जो डेकार्ट और कांट के आइडियाज का एक्सटेंशन है। फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज में उन्होंने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बायोलॉजिकल बेस को एम्फेसाइज किया। कॉग्निटिव साइंस और एनालिटिकल फिलॉसफी के फ्रेमवर्क्स में उनका इन्फ्लुएंस आज भी दिखाई देता है। उनकी किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट मीडिया स्टडीज में एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। मीडिया के बायस और प्रोपेगेंडा के डायनामिक्स पर उनके एनालिसिस क्रिटिकल थॉट को इंस्पायर करता है। मीडिया स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए चॉम्स्की के आइडियाज एक लेंस प्रोवाइड करते हैं, जिनके जरिए वो मीडिया के डीपर क्रिटिक कर सकते हैं। उनका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एकेडमिक डिसिप्लिन्स के लिए एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक सिंगल थिंकर मल्टीपल फील्ड्स में रिवॉल्यूशन ला सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।